तो फ्रेंड्स, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ, परमुटेशन के अंदर मैंने जो जरूरी चीज़ें डाल दी। अब मैं नेक्स्ट जो ले रहा हूँ वो है कॉम्बिनेशन या फिर संचय। यानी कि संचय के अंदर पहले अगर मैं इसको डायरेक्ट इसको क्रमचय यानी कि परमुटेशन से इसको अगर कंपेयर करूं तो संचय के अंदर क्या होता है, अब n वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर के हम जो ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप या फिर कोई भी एक संगठन या समिति या समुदाय बनाते हैं, तो वो जो है संचय में आएगा। अब पता कैसे चलेगा कि ये संचय है या क्रमचय है? जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे आपके पास में 3 पॉइंट है जो कोलिनियर है, रैखिक नहीं है, सपोज A, B और C। अब ये कह रहा कि इन 3 बिंदुओं को लेकर के आपको जो एक तीनों को मिलाने पर जो लाइंस बनेगी वो उसके लिए कह रहा है कि इसके 2-2 बिंदु लेकर के ना आप कितने लाइन बना सकते हो। तो ऐसे केस में आपके पास में यहाँ AB, BC, CA ये 3 बनेगी। आप अगर देखो तो यहाँ BA, BC और AC, यहाँ पर AB और BA दोनों एक ही बात है। AB कहो या BA कहो, दोनों एक ही बात है। या BC या CB कर दो इसको, तो ये भी एक ही बात है। तो यहाँ पर हम केवल इस ग्रुप को ही लेंगे या फिर इस ग्रुप को लेंगे, दोनों में से किसी एक ग्रुप को लेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास में जो संचय बन रहे हैं वो 3 ही बन रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ अपन क्रमचय की बात करेंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपके ये भी शामिल हो जाएंगे। यानी क्रमचय के अंदर क्रम महत्वपूर्ण होता है, लेकिन संचय में क्रम का महत्व नहीं है। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। जैसे कोई 4 या 3 पर्सन है, राम, श्याम और मोहन। अब आपको इससे कोई समिति बनानी है, इसमें से 2 मेंबर लेकर के बनानी है, तो आप देखो कि इसके अंदर R और S की समिति बनाओ, ठीक है, या फिर SM की समिति बनाओ, या फिर RM की समिति बनाओ। तो समिति में अब इसके अंदर आपको कि नहीं मैं तो SR की बनाऊं, तो SR यानी राम श्याम कहो या श्याम राम कहो, दोनों पर्सन तो वही है। तो इसलिए ये RS और SR ये दोनों अलग अलग नहीं होंगे, ये दोनों एक ही बात होगी। या फिर भी M और S यानी कि श्याम और मोहन की समिति बनाओ, या मोहन और श्याम को शामिल करो, दोनों एक ही बात है। या फिर यहाँ MR यानी कि मोहन और राम कहो या फिर राम और मोहन कहो, तो एक ही बात है। तो इसके लिए या तो फिर आप इसको यूज करो या फिर इस नीचे वाले को। तो यहाँ कुल मिलाकर के 3 तरह से अपन बना सकते हैं। तो यहाँ पर संचय जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 1, 2 और 3। जबकि क्रमचय इसमें कितने बनेंगे, क्रमचय इसमें 6 बन जाएंगे अगर क्रमचय की बात, क्योंकि उसके अंदर क्रम इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा इसके अंदर, संचय और क्रमचय के अंदर। फिर हम बात करें संचय के लिए। अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूं। संचय के अंदर जो हमारे पास में N और R, C इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये, जबकि इसका था P, N, R। अब यहाँ पर संचय के अंदर जो है N वस्तुओं में से R वस्तुएं लेकर के आपको कुछ व्यवस्थाएं बनानी है। तो इसके लिए हमारे पास NCR जो होगा वो फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R तरीके से हम संचय बना सकते हैं। यानी अगर इसको ध्यान से देखो तो ये क्या बन रहा है, NCR इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल R और इंटू NPR।
यानी NPR में फैक्टोरियल का R का अगर भाग दिया जाए तो आपके NCR आ जाएगा। मतलब यहां देखने वाली बात क्या है कि NCR जो होगा उस क्वेश्चन में वो छोटी नंबर होगी NPR से, क्योंकि इसका भाग लग रहा है इसके अंदर, यानी कम हो जाएंगे। क्योंकि हमने कहा था कि AB BA AC CA ये दो एक ही बात है, तो ये संचयों की संख्या कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखें। अच्छा, अब एक बात और बताऊं मैं, जैसे मान लो 4C3 है। अब ये यानी 4 वस्तुओं में से आपने 3 वस्तुएं ले रखी है। तो अब मैं पहली बात तो इसको फॉर्मूले से अगर सोल्व करना है तो ये क्या बनेगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल R यानी कि फैक्टोरियल 3 और 4 माइनस 3, इस तरीके से आप सोल्व करोगे। ठीक है, तो ये क्या आएगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 1, यानी कि 4 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, तो ये 4 आ जाएगा। आपके पास में जब बड़ी संख्याएं आएगी तो ये भी तरीका रहेगा, और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ये नीचे 3 है तो ऊपर 4 इंटू 3 इंटू 2, 3 बार 3 सीढ़ियां उतर जाओ और नीचे वाले को भी पूरा उतार दो आप, तो इसको सोल्व करोगे तो भी वो ही आएगा। तो ये डायरेक्ट सोल्व करने का तरीका है, फॉर्मूले में अप्लाई करना जरूरी नहीं, फॉर्मूले में रखना जरूरी नहीं आप, क्योंकि आपको जल्दी काम करना पड़ेगा। तो जो ऊपर नंबर होती है उसको 3 बार नीचे उतार दो, 4 3 2, 3 बार 1 2 3, और नीचे 3 2 1 कौन सा, ये वाला जो भी यहाँ पर होगा। तो आप इस तरीके से इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं और NCR को इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट ले रखे हैं। जैसे पहला है NCN इक्वल टू 1 और NC0 इक्वल टू 1, ये डायरेक्ट याद रखें। वैसे आप चाहो तो कर सकते हो 4C4 3C3, आप उससे कर भी सकते हो, तो ये दोनों रिजल्ट याद रखें। फिर आता है NCR इक्वल टू NCR माइनस 1, ये R की वैल्यू 0 और N के बीच में या इनके इक्वल होगी, ये भी ध्यान रखना। मतलब ऊपर दोनों सेम है तो ये कब इक्वल होंगे, जब इधर R और इधर R से एक कम होगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। फिर तीसरा वाला देखिए, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको कहा जाता है पास्कल्स लॉ या पास्कल रूल। ठीक है, जनरली इससे जुड़े सभी यही है, खास तौर से ये आपको याद रखना है। और इसमें ध्यान से देखें आप, क्या है, ऊपर दोनों सेम है और नीचे R और R में से एक कम कर रखा है। इन दोनों को अगर प्लस करोगे तो ये N+1 CR बन जाएगा। ये आपको खास तौर से याद रखना है। इधर दोनों सेम और नीचे एक R तो उससे से कम, तो ऊपर बढ़ा करके आप एक बार R कर दो। फिर अगला NCR इक्वल टू N अपॉन R, N-1 CR-1, यहाँ R 0 नहीं हो सकता क्योंकि R अपॉन में आ रहा है। अगला है N इंटू N-1 CR-1 इक्वल टू N-R+1 इंटू NCR-1। ठीक है, ये भी रिजल्ट एक तरह से मानक ही है। फिर आता है NCX इक्वल टू NCY, ये वाला भी क्वेश्चन में जगह ज्यादा काम आता है सोल्व करने में। तो NCX इक्वल टू NCY इंप्लाइज X इक्वल टू Y, या तो ये N और अगर ये N है ये, तो ये इक्वल कब होगा, जब यदि X इक्वल टू Y होगा, या फिर N इक्वल टू X प्लस Y होगा। यानी इस केस के अंदर आप दोनों ही कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हो। अब मैंने इस पास्कल्स लॉ पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन लिए हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लिया है 50C4 प्लस सिग्मा R इक्वल टू 1 to 6 56 माइनस RC3 की वैल्यू क्या होगी। यहां मैंने लिया दूसरा क्वेश्चन 47C4 प्लस सिग्मा I इक्वल टू 1 to 5 52 माइनस IC3 इक्वल टू क्या होगा। दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहां आप देखें, इसके अंदर मैंने क्या किया, पहले तो मैं इसको थोड़ा इसका विस्तार कर लेता हूं। तो विस्तार में क्या होगा, 50C4 प्लस यहां से पहले आप एक रखो तो ये बनेगा 55C3, फिर और कम कर दें 54C3, फिर और कम कर दें 3, फिर और कम कर दें
52C3 और कम कर दें 51C3 और कितने हुए 6 तक जाना अपने को 1 2 3 4 5 तो ये आप 50C3 कर दें। ये अपन ने पूरा कर दिया। अब हम इसके अंदर ये वाला अपन जो पास्कल लॉ है ये यूज करेंगे NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR। इसको ऑब्जर्व कर लें, ऊपर दोनों सेम होने चाहिए N और यहाँ R तो यहाँ इससे कम होना चाहिए। यहाँ 4 यहाँ 3 यहाँ 5 हो तो यहाँ 4 होगा। तो इसको हम एक साथ में N प्लस 1 करके और CR लिख सकते हैं। अब इसको हम यहाँ अप्लाई करें, देखना ये 50C4 ठीक है, तो ऊपर N सेम है तो ऊपर ये 50 इसमें और 50 कहाँ है, ये वाला है। तो आप इसके साथ में ले लो और इससे बनेगा, इसको इसके साथ लोगे तो ये हो जाएगा 51C4। 4 और 3 देख लो, ऊपर दोनों 50 यानी NN और नीचे ये R और इसमें R एक कम, ठीक है। फिर प्लस अब 51C4 कर दिया तो इसको इसमें 51 देखो कहाँ है, ये रे, और यहाँ पर भी अगर ध्यान से देखो तो 51 से, क्योंकि ये स्टेप यूं क्यों नीचे आएगी तो इसका इसके साथ ले लें, ठीक है। तो ये जो आएगा ये आप इसके साथ यूज कर लें, ठीक है। तो ये और ये दोनों मिलकर के क्या बन गए आपके 52C4। अब 52 का वापस आप इसके साथ ले लें तो 52 का 52 के साथ में ऊपर सेम है और ये 4 और 3 है तो ये क्या बन जाएगा आपके 53C4। अब 53 का आप किससे ले लें, फिर ये 53 ये दिख रहा आपके, ये 53 तो इससे क्या बन जाएगा आपके 54C4। अब 54 का आप किसके साथ लेंगे, इसके साथ ले लें आप 54C3 54C4 तो ये हो जाएगा 55C4। अब 55 के साथ में आप इसको ले लें तो 55C3 ने 55C4 तो ये क्या हो जाएगा 56C4। ये आपके इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से सेम मैं ऐसे एक और ले रहा हूं एग्जांपल, आप देखना यहां पर भी इसने क्या किया 47C4। तो पहले तो आप इसको एज इट इज लिख दें, फिर ये एक एक 5 तक लेने हैं तो एक रखो, ये हो जाएगा 51C3 50C3 49C3 और 48C3 और 4 ही हुए, एक और हो जाएगा 47C3। सेम यहां पर भी N सेम और नीचे R और इससे एक कम, तो ये N और ये N सेम 47 आप इन दोनों को एक साथ ले लें तो ये क्या बन जाएगा 48C4, ठीक है ना, ये आ गया। अब इस 48 को आप इसके साथ ले लें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 49C4। 49C4 को इसके साथ ले लें, दोनों सेम, ये 4 3 ये R -1 तो इसमें ये क्या बन गया 50C4। अब 50C4 को आप इसके साथ ले लें तो ये क्या बन जाएगा 51C4। अब 51C4 आ चुका तो इधर 51 का ये रहा, ये देख लीजिए, ये इसके साथ में, तो ये फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 52C4। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है, तो ये सेटिंग आप ध्यान में रखते हुए चलें। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा देर नहीं लग रही है तो आप फटाफट कर सकते हो इसके अंदर, बस इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पर, इसको तो मैंने यूज कर लिया। अब मैं इस फॉर्मूले को कि NCX = NCY देन x = y और n = x + y, इसको कैसे यूज करते हैं, मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इफ ये वाला क्वेश्चन NC5 = NC3 देन फाइंड NC8, ठीक है। दूसरा दे रखा है a² - AC2 = a² - AC4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या होगी। आप चाहते हैं तो ऑप्शन में से a की वैल्यू इसमें रख करके भी कर सकते हो डायरेक्ट,
तो मैं पहले इस क्वेश्चन की बात करूं जैसे, तो ये क्या हो जाएगा इसके अंदर NC5 इक्वल टू NC3। अब जब ये दोनों इक्वल है, क्योंकि इसने क्या रखा कि या तो x इक्वल टू वाई होगा या फिर n इक्वल टू एक्स प्लस वाई होगा, तो यहाँ दोनों ये इक्वल है, तो फिर ये n इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगी 5 + 3, तो ये n इक्वल टू हो गया 8। अब आपको फाइंड का क्या करना है, NC8 फाइंड करना है, तो आप 8C8, ठीक है, तो ये NCN1 होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन इसका फर्स्ट जो है। फिर क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि a² - a, ऊपर दोनों n सेम है मतलब, और यहाँ x और y अलग अलग है, तो उस केस में ये, तो आपको क्या करना कि n इक्वल टू क्या होगा x + y, तो डायरेक्ट में कर दूं n इक्वल टू x + y, ठीक है, तो ये हो जाएगा a² a - 6 = 0। देन a इक्वल टू इसको सोल्व करोगे तो 3 और -2 आ रहा है, सोल्व कर लोगे, फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है, बिल्कुल इजी काम। तो इसको भी आप, इस फॉर्मूले को यूज करना भी आप इसमें सीख लें। फिर मैंने अगला जो क्वेश्चन ले रखा है एक सारणिक के रूप में कर रखा है, वैसे इस क्वेश्चन को मैंने सारणिक वाले चैप्टर के अंदर भी बता रखा है, तो मैं एक बार फिर से इसको बताना चाहूंगा। यहाँ देख लो, इस सारणी को मैं आगे बढ़ाता हूं, पूरा हल नहीं कर रहा हूं मैं। यहाँ 1 1 1, MC1 क्या होगा, m ही होगा, m+1C1 m+1 होगा, और ये m+2, और यहाँ MC2 है, तो मैंने आपको बताया था कि एक एक करके आपको नीचे उतरना है। यहाँ हो जाएगा m+1 है, तो अगला जो होगा वो m होगा, क्योंकि m+1 फिर एक एक कम होता जाता है, तो m/2, और अगला वाला हो जाएगा m+1/2, ठीक है ना। बस ये आ गया। अब इसके अंदर कुछ नहीं करना आपको, यहां से आपको C1 - C2, C1 टेंड्स टू C1 - C2 और C2 टेंड्स टू C2 - C3 कर दें, बिल्कुल इसी काम। तो 2 जगह 0 आ जाएगा, और उसके बाद में इसमें वो सोल्व हो जाएगा, और तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आपके 1 आ जाएगी। मैंने इसको लास्ट उसके अंदर सारणिक के अंदर डिटरमिनेंट के अंदर इसको बता रखा है। अब मैंने जो क्वेश्चन लिए वो उसमें डायरेक्ट n फाइंड करने वाले हैं, यानी इफ 2NC3 रेशो NC2 इक्वल टू 12:1, यानी कि अनुपात में दे रखे हैं, तो आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी 5, 6, 7 और 8 क्या होगा। दूसरा है इफ 2NC3 रेशो NC3 11:1, तो n का मान क्या होगा। दोनों ही का सेम पैटर्न है। एक बार तो मैं इसको ब्रॉड लेवल पे कैसे करते हैं तो वो बता रहा हूं मैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट वाला कह रहा है 2NC3 और NC2 इक्वल टू 12:1, तो पहले इसको क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए, तो आप देखो जो फॉर्मूला है हमारा वो वाला कि NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r अपॉन n-r, हम ये यूज करें तो ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल 2n-3 रेशो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n-2 12:1। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर इनको बराबर करते हैं। जैसे ये 2n-3 है तो ऊपर भी इसको -3 तक लाके छोड़ देते हैं। कैसे, 2n -1 2n-2, और अब अगला आएगा वो आएगा 2n-3 फैक्टोरियल में, और नीचे 3 है तो इसको 3 बाहर निकाल करके यहाँ पर भी 2 कर दो, और ये आपके पास में 2n-3 फैक्टोरियल एज इट इज। फिर रेशो ऊपर नीचे ये 2 कम है तो इसको भी 2 पर ला करके छोड़ दो, n-2 फैक्टोरियल आ जाएगा, राइट, 2 बार बाहर निकल जाएगा, और नीचे फैक्टोरियल 2
और ये n-2 इक्वल टू 12:1। अब यहाँ आप देखो रेशो है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले ये तो अपने कट ही रहे हैं, और फिर इधर 2 से 2 कैंसिल, इधर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, फिर इधर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में बच क्या रहा, देखिए 2n-1, फिर इसमें से भी 2 कॉमन ले लो तो n-1/3 रेशो इधर n-1/1 कुछ नहीं बच रहा, तो आप इसमें ये n-1 भी आप काट दें, ठीक है, इधर 12:1 था ही, तो अब आप इसको अगर सोल्व करो तो ये क्या बच रहा आपके पास में, ये 2×2=4, देखिए 2×2=4, तो ये आपकी कितने बार कट रहा है, चलो इसको पहले मत काटो, कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी, वैसे फर्स्ट से फर्स्ट काट सकते हैं ऐसे, पर आप अभी इसको रहने दो, 12 रहने दो, तो ये हो जाएगा 4 × 2n-1/3, और ये नीचे 1 है, और इधर ये 12/1, तो ये वैसे ही कट रहा 3 बार। तो अब आप अगर इसको सोल्व करोगे तो आपके n इक्वल टू ये 5 आ जाएगा, इसमें कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं। आप अगर n की जगह डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते तो, और उसके बाद इसका जो रेशो फाइंड करते, तो भी आपके आंसर आ जाते हैं। ऐसे ही आपके इसको भी करना है, तो ये क्या बन जाएगा, मैं खाली सिंपल सोल्व करा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, तो ये बन जाएगा आपके 2n⁻3 2n-3 रेशो n/3, और ये हो जाएगा n-3 और उधर 11:1। सेम काम करना है यहाँ पर भी, तो ये क्या हो जाएगा 2n-1 2n-2 और बाकी का 2n-3 2n-3 रेशो, ऐसे इसको ही बाहर ले लें, n-1 n-2 और n-3, तो और नीचे आपके पास में फैक्टोरियल 3 था ही, और ये n-3 ये कैंसल, ये इससे कैंसल, और इधर इस n से ये n कैंसल, फैक्टोरियल ये वाला टर्म कैंसल। अब इसके अंदर और भी n-1 भी इसमें से कैंसिल हो जाएगा। इधर आपके जो अनुपात था वो क्या था आपके, ये 11:1 था। तो अब इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आपके, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, n की जो वैल्यू आएगी वो आपके 6 आ जाएगी। तो ये इसका बड़े लेवल पे पूरा अगर सोल्व करना है तो इसका तरीका ये रहेगा, और बाकी आप n की वैल्यू इन्हीं में से लेकर के आप यहाँ पुट करके देख लें तो देर ही नहीं लगेगी, तुरंत सोल्व हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब मैंने इसके अंदर कुछ जो संचय यानी कि कॉम्बिनेशन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिए जो कुछ अलग तरह के हैं, सामान्य क्वेश्चन सभी जानते हैं। तो एक तो इसके अंदर लिया मैंने कि n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात की जाए, यानी नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगॉन विथ n साइड्स, जिसमें n भुजाएं हैं, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा n × n-3/2। वास्तव में ये आया कैसे है, ये 2 पार्ट में आता है, एक तो nc2 और दूसरा n, मतलब ये हुआ कि nc2 तो इसलिए कि कुल n भुजाएं हैं और विकर्ण जो बनता है वो 2 बिंदुओं को मिलाने से बनता है, तो इसलिए nc2 ले रखा है। और फिर इससे तो आपके आ जाएगा क्या n-1 n × n-1/2, और फिर इसमें क्या है कि क्योंकि इसमें जो कुछ जो आप विकर्ण जिनको मान रहे हो वो उस बहुभुज की भुजाएं भी है, तो इसलिए उसमें से इसने क्या किया, n माइनस कर दिया, और इसको माइनस करने से अब ये फाइनल जो है ये रिजल्ट देगा। फिर दूसरी बात देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसके अंदर क्वेश्चन का बिल्कुल सिंपल जो कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका क्वेश्चन बनता है यहाँ NCR में जब r = n/2, जिसको आप कहोगे सम संख्या, अगर n यहाँ पर r अगर इसमें सम है, ठीक है ना,
सॉरी n अगर सम है तो उस केस में आपके NCR मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। और अगर r इक्वल टू n प्लस 1/2 यानी कि इसको हम कहेंगे विषम, है ना, इवन और ओड, है ना, इवन नंबर में और ओड नंबर में, तो उस केस में ये हमारा NCR जो है वो मिनिमम होगा। ये दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है। अब कैसे, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं कि एक व्यक्ति है, एक पर्सन क्या करता है कि 20 लोगों को किसी पार्टी में बुलाना चाहता है, ठीक है, 20 लोग हैं और उनको वो पार्टी में बुलाना चाहता है। तो अब वो पार्टी में कितने कितने लोगों को बुलाए कि उसके अंदर हर पार्टी में लोगों की संख्या समान रहे, बराबर रहे। तो इसके लिए क्वेश्चन क्या है, 20 लोग हैं, 20 लोगों को वो पार्टी में बुलाना चाह रहा है। अब उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वो ये चाह रहा है कि भाई हर ग्रुप में उसके पास में जो नंबर ऑफ मेंबर्स है वो समान रहने चाहिए और वो अधिक से अधिक मेंबर्स रखना चाह रहा है हर पार्टी में। तो उस केस में आपके पास में जो 20 मेंबर है, ये तो क्वेश्चन है, तो 20 जो सदस्य है, अब इसमें से वो, तो यहां आपको क्या करना है कि ये n इक्वल टू 20 है, तो आपके पास में ये NCR यानी कि 20CR बन जाएगा। अब यहां R क्या है, R इक्वल टू 20 है यानी कि सम संख्या है, तो आपके ये क्या होता n/2 यानी कि यहां पर जो R आएगा वो आपके क्या जाएगा, सॉरी ये R इक्वल टू n/2 तो अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये आपके R आ जाएगा 10। यानी वह हर पार्टी में 10 मेंबर्स को अगर बुलाता है तो उस केस में वह उसके हर ग्रुप में नंबर ऑफ मेंबर्स भी सेम होंगे और वो अधिकतम होंगे। अगर यहाँ मैं विषम संख्या कर दूं कि पार्टी में अगर मान लो अगर 21 लोग हैं, ठीक है, मतलब कुल 21 लोग हैं, इनको वो पार्टी में बुलाना चाहता है, तो उस केस में जो ग्रुप बनेंगे उसके अधिकतम मेंबर्स के और हर ग्रुप में समान मेंबर रहे, तो यहाँ पर क्योंकि ये विषम है तो उस केस में आपके R इक्वल टू n प्लस 1/2 यानी कि स्नेक बाइस यानी कि 11 मेंबर की वो पार्टी रखेगा। हर ग्रुप में उसके 11 मेंबर रहेंगे और वो है मिनिमम। ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है पूरा, इसी में मैक्सिमम और मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। फिर तीसरी बात है कि आपके पास में P, Q और R, 3 ज्यादा भी हो सकती है, जैसे P प्रकार की समान वस्तुएं, Q प्रकार की समान वस्तुएं और R प्रकार की समान वस्तुएं हैं। अब ये कह रहा है कि उनमें से कम एक वस्तु का चयन अनिवार्य है, तो वो कितनी कर सकता है, तो उसके लिए P+1, Q+1, R+1 ये साथ में चलेगा और फिर जो आएगा उसमें से 1 माइनस करना है। और प्रत्येक प्रकार की वस्तु का चयन अनिवार्य हो, हर एक में से कम से मतलब उसमें प्रत्येक का नंबर आना ही चाहिए, तो उस केस में गुणन सिद्धांत से P इंटू K इंटू R हो जाएगा। अब ये कैसे, जैसे आपके पास में 5 केले, 3 संतरे और 2 आम है। अब ये कह रहा है कि इसमें से इनसे आपको संचय बनाने हैं, डायरेक्ट दे दिया और कुछ नहीं कहा इसने, संचय बनाने। अब संचय बनाने के लिए इसने क्या कहा, यानी कॉम्बिनेशंस। इसने कहा ये 2 क्वेश्चन पूछे कि कम से कम एक का, यानी कि कम से कम एक फल लेना अनिवार्य है, ये इसमें कह रहा है। पहली बात तो कम से कम एक फल लेना अनिवार्य है, तो पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा ये वाला P+1, Q+1, R+1, तो ये हो जाएगा 5+1, 4+1, और 4 नहीं 3 है ना, और 2+1, इनको सबको जोड़ लो फिर -1 कर लो, तो ये हो जाएगा 6, 4, 3 -1, 6 24 तिया 72 -1 यानी कि 71 संचय हो जाएंगे, 71 संचय हो जाएंगे। और अगर ये कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार की वस्तु का चयन करना, यानी कि हर एक का नंबर आना ही चाहिए, तो उस केस में आपकी ये हो जाएगा
5 इंटू 3 इंटू 2, जो भी मल्टीप्लाई आएगा 10 यानी कि 30 हो जाएगा। 30 तरह के संचय बनेंगे। ये मैंने कुछ अलग तरह के जो कॉन्सेप्ट लिए हैं, तो आपको इनको समझना जरूरी है। सारी चीजें बिल्कुल अलग तरह की है।